हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। ये है हमारा 10.2 का रिवीजन लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने 10.1 रिवाइज किया था, इसमें हम 10.2 रिवाइज करेंगे। तो इस चैप्टर में 10.2 में हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया हुआ है और सेबी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखो, समझो क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सेकेंडरी मार्केट को ही नाम दिया गया है। मतलब कि सेकेंडरी मार्केट हम किस मार्केट को नाम देते हैं, जिसमें सेकंड हैंड सिक्योरिटीज यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो ऑलरेडी इशू की गई सिक्योरिटीज है, जिस मार्केट में आप उस डील करते हो उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट की जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पर डील की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर आप सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो। समझ आया? मतलब कि हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उस प्लेस का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो इस मार्केट में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनमें डीलिंग की जाती है, वो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स सेल परचेज करते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज इशू करता है, यानी कि डीलिंग सेल परचेज जो है वो एक इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। नाउ फंक्शंस ऑफ दिस मार्केट, स्टॉक मार्केट के या स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसमें ऐसे ही कोई भी फाइनेंशियल एसेट ट्रेड नहीं किया जा सकता। प्रॉपरली अगर कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करवाना चाहती है तो उन्हें पहले परमिशंस वगैरह लेनी होंगी, उन्हें लाइसेंस ऑब्टेन करवाना होगा, प्रॉपर कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तभी आप उस स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन आप अपनी सिक्योरिटीज सेल ऑफ नहीं कर सकते। डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज, डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंसर्न, स्टॉक एक्सचेंज में किसी एक कंपनी की सिक्योरिटीज में डील नहीं होती, बल्कि वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की सिक्योरिटीज में डील की जाती है। डीलिंग थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर ओनली। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेल करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है, यानी कि सिक्योरिटीज परचेज करनी है या फिर सिक्योरिटीज सेल करनी है, तो वो आप अपने बेसिस पर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अथोराइज्ड मेंबर चूज करना होगा। अथोराइज्ड मेंबर यानी कि जो मिडल मैन, ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनको चूज करना होगा और उनके थ्रू ही आप सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो। तो जो मेंबर होगा, जो भी ब्रोकर है, वो भी उस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हो। नेक्स्ट है नेसेसरी टू ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस मार्केट के अंदर बने हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हर एक पर्सन को, इन्वेस्टर्स को, कंपनी को, अथोराइज्ड मेंबर को, हर एक पर्सन को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज के ये चार फीचर्स हैं, सॉरी फंक्शंस नहीं, ये चार फीचर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, कि ये मार्केट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इस मार्केट में वेरियस कंसर्न की, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, अथोराइज्ड मेंबर्स के थ्रू ही डीलिंग होगी, और हर एक पर्सन के लिए ये मैंडेटरी है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। नाउ द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज।
सबसे पहला फंक्शन है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को मार्केट प्रोवाइड करती है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज कर रखी हैं और उन्हें आप सेल ऑफ करना चाहते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप उन्हें सेल कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को एक मार्केट प्रोवाइड कर दी कि उनमें ट्रेड किया जा सकता है, और अगर आप ट्रेड करोगे तो उसे पैसों में कन्वर्ट करोगे तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सिक्योरिटीज का प्राइस जो है वो भी तय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को देखेंगे और डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को देखते हुए हम लोग सिक्योरिटीज का प्राइस तय करेंगे। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हो वो प्रॉपरली सेफ होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस जो जितनी भी हैं उनको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को, कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, ऑथराइज्ड मेंबर्स को सबको फॉलो करने होते हैं। सो जो भी इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सेफ होती है, क्योंकि हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ये लोग काम करते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सेबी वहीं पर एक्शन लेगा इनके खिलाफ या फिर ऑथराइज्ड मेंबर के खिलाफ और उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। तो इसीलिए सेफ्टी होती है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर्स को, लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जो भी उनके पास आइडल सेविंग्स पड़ी है वो उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स हैं वहां पर इन्वेस्ट करके वो अपने पैसे को यूज कर सकते हैं। जब पैसा इंडस्ट्रीज को मिलेगा, इंडस्ट्रीज उन्हें प्रोडक्शन में, किसी प्रोडक्टिव काम में यूज करेंगे तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। प्रोवाइडिंग इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्चर को प्रमोट करने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज करती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो बेसिकली ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज क्यों प्रोवाइड कर रही है, ताकि लोग जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें और इक्विटी कल्चर जो है वो प्रमोट हो सके। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन यानी स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन भी हमें स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। स्पेकुलेशन बेसिकली जो वर्ड है वो सट्टे के लिए यूज किया जाता है। सट्टा नॉर्मली अगर आप किसी चीज पर लगाते हो तो वो इंडिया में इलीगल है, बैन है, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज थ्रू किसी कंपनी की सिक्योरिटीज पर सट्टा लगाते हो, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करते हो तो उसे भी स्पेकुलेशन बिजनेस ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली लीगल बिजनेस है। तो ये कुछ 6 फंक्शंस हैं। सबसे पहला है कि मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटीज को, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, ये काम है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो सिक्योरिटीज का प्राइसेस तय करती है। स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो ट्रांजैक्शंस को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि वो इक्विटी कल्चर प्रवोक करती है, इक्विटी कल्चर प्रमोट करती है और स्कोप फॉर स्पेकुलेशन भी हमें प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज में, कि अगर आपको खरीदने हैं शेयर्स या फिर डील करना है सिक्योरिटी मार्केट में तो किस तरह से आप करोगे। सबसे पहले पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो उसके लिए अगर आपको इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है या सिक्योरिटीज बेचनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उस ब्रोकर को, मतलब जो भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले तो वो ऑथोराइज्ड मेंबर होना चाहिए उस स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरी बात ऑथोराइज्ड मेंबर होगा। दूसरी बात जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार, पैन कार्ड नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस ब्रोकर को प्रोवाइड कर दोगे ताकि वो आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा दे। नेक्स्ट पॉइंट है द ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। ओपनिंग ऑफ
डीमैट अकाउंट। पहले क्या होता था कि जब आप किसी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू खरीदते थे या बेचते थे तो एक पेपर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता था इन्वेस्टर्स को, ठीक है, मतलब वो ट्रांसफर होता था एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर। लेकिन आजकल सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए जो भी आपके पास सिक्योरिटीज, जितने भी शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो, वो सारे कहाँ पर किस अकाउंट में होल्ड किए जाएंगे, वो होल्ड किए जाएंगे डीमैट अकाउंट में। तो पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ट्रेड किए जाते थे, नाउ अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए ओपन करवाया जाता है डीमैट अकाउंट। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर आपने किसी को शेयर्स बेचे तो आपके डीमैट अकाउंट में से दूसरे इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएंगे ऑनलाइन शेयर्स। तो इस पर्पज के लिए हमें क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए दो डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL, नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज है, इनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर ब्रोकर के पास। देन क्या होगा, मैचिंग, ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑनलाइन मैचिंग स्टार्ट होगी कि जो प्राइस पर, जितने प्राइस पर हमने प्लेस किया है ऑर्डर पर, ब्रोकर जो है उस प्राइस पर मैच करेगा शेयर्स को, ऑनलाइन मैचिंग करेगा। और देन अगर हमारा मैच हो जाता है, जिस प्राइस पर हमने कम्युनिकेट किया, जिस प्राइस पर हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो प्राइस मैच हो जाता है, देन क्या करेगा, वो कम्युनिकेट कर देगा मेंशन प्राइसेस, जो भी प्राइसेस ब्रोकर टर्मिनल पर आ रहे होंगे वो प्राइसेस वो कम्युनिकेट कर देगा। प्राइजेस कम्युनिकेट करने के बाद इशू होगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। प्राइजेस कम्युनिकेट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ द शेयर्स, कंपनी किसके शेयर्स खरीदे गए हैं, ब्रोकर का जो भी कमीशन होगा, ब्रोकर की जो फीस होगी, वो सारी चीजें, किस डेट को खरीदे गए, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इशू कर दिया जाएगा इन्वेस्टर को। देन है पे इन डे वर्किंग। देखो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी फंड वगैरह ट्रांसफर होंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसको वो साथ के साथ नहीं हो जाते, मतलब इमीडिएटली फंड वगैरह या शेयर्स जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, उसे कुछ टाइम पीरियड चाहिए। तो जिस दिन वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है, मतलब ट्रांसफर करने का सिस्टम इनिशिएट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं पे इन डे वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस यानी कि T+2 डेज, T+2 डेज में सेटलमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई यानी कि पे इन डे वर्किंग प्लस 2 दिन और, ये मिला के ये इतने दिन आपकी सेटल ट्रांजैक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस होती है। जिस दिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है उसे हम बोलते हैं पे आउट डे वर्किंग। पे आउट डे वर्किंग कंप्लीट होने पर क्या हो जाती है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू शेयर्स जो है वो बाय सेल किए जाते हैं। सबसे पहले ब्रोकर सिलेक्ट होगा, फिर डीमैट अकाउंट ओपन होगा, ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ऑर्डर के हिसाब से ऑनलाइन मैचिंग की जाएंगी। अगर मैच हो जाता है तो ब्रोकर टर्मिनल पर वो प्राइजेस कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे, कितने प्राइजेस पर हम लोग शेयर्स खरीदे हैं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करके वो इशू किया जाएगा। देन ट्रांजेक्शन जो है वो इनिशिएट करी जाएगी, तो उस दिन को बोला जाता है पे इन डे वर्किंग। जिन दिनों में ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस होती है उसे बोला जाता है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। जिस दिन कंप्लीट हो जाती है वो होती है पे आउट डे वर्किंग। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट के होने के बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स और जो पेमेंट है वो भी अकाउंट्स में हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, इतना ही था हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेबी के बारे में। तो सेबी बेसिकली क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सो बेसिकली सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशली क्रिएट की गई है
इस सारे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कि जो लोग, देखो हमारे पास, हम हाउस होल्ड्स के पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं, हमें क्या करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। जो लोग इंडस्ट्रीज चला रहे हैं उन्हें इस पैसे की जरूरत है, तो वो लोग सिक्योरिटीज इशू करके हमसे वो पैसा ले रहे हैं। तो वो लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, हमारे साथ किसी भी प्रकार का धक्का ना कर सके, हमारे फंड्स को किसी भी तरह से गलत यूटिलाइज ना कर सके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हमारे साथ ना परफॉर्म हो, या फिर जिस मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डील कर रहे हैं वो हमारे साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना करे, हमारे साथ कोई फ्रॉडुलेंट हरकत ना करे। सिमिलरली जो अथोराइज्ड मेंबर जिसके थ्रू आप ये एक्टिविटीज कर रहे हो वो भी आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना करिए। उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी तैयार की गई है, एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार की गई है जिसका काम है इस सारे सिस्टम को रेगुलेट करना, इस सारे सिस्टम को चेक करना, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टर्स बिना डरे इन्वेस्ट कर सके और उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी भी प्रोवाइड की जा सके। तो उस बॉडी का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। समझ आ गया? तो अब देखो बात करते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सेबी के अंदर आपके पास दो ही टॉपिक्स हैं, सेबी का मीनिंग और सेबी के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ सेबी, मतलब दो मेन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, यही दो मेन टॉपिक्स हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेबी का क्या है, रेगुलेट करना सारी स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो जो मैंने आपको मीनिंग बताया उस मीनिंग में ही ये चीज कवर होगी। प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ये सेबी का काम है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, देखो जो इंटरनल लोग होते हैं जो कि कंपनी से जुड़े होते हैं उन्हें कंपनी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर उनके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसके कारण उन्हें पता है कि फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है या फिर बहुत ज्यादा अप जाने वाली है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो सिक्योरिटीज में गलत डील करते हैं, यानी कि अगर बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है तो वो पहले से शेयर बेच दे ताकि उन्हें लॉस ना हो, बहुत ज्यादा अप जाने वाली तो पहले से शेयर खरीद के रखे ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सके। तो इस तरह की जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, इस तरह, ताकि देखो अब अगर वो ऐसा करेंगे, अगर उन्हें पता है कि कंपनी की पोजीशन डाउन जाने वाली है तो शेयर्स के प्राइसेस गिरेंगे, तो पहले ही अगर वो मार्केट में अपने शेयर सेल ऑफ कर देंगे तो लोग जो हैं उन शेयर्स को खरीदेंगे। अगर लोग उन शेयर्स को खरीद लेंगे तो शेयर की मार्केट वैल्यू डाउन जाने पर वो लॉस उन लोगों को बेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज कर कर अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज में तो उस चीज को रोक कर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव भी है सेबी का। और लास्ट है कंट्रोल ओवर ब्रोकर। तो बेसिकली अगर हम इन सभी पॉइंट्स का कंक्लूजन निकालें तो इतना ही कंक्लूजन निकलेगा कि सेबी का काम है सभी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो देखो सेबी के 3 फंक्शंस हैं मेनली। रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये 3 मेन फंक्शंस हैं सेबी के। रेगुलेटरी फंक्शन में जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ऑथराइज्ड मेंबर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सेबी के अंडर, स्टॉक एक्सचेंज के अंडर। तो इस तरह के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के रिगार्डिंग, स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग या फिर ऑथराइज्ड मेंबर्स के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाती है, वो है उसके रेगुलेटरी फंक्शंस। कोई भी रेगुलेशंस
कोई भी रूल्स एंड कोई भी रेगुलेशन जो कि बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए अथोराइज मेंबर कंपनी, ताकि वो इन्वेस्टर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द स्टॉक सेबी। समझ आ गया? यानी कि कोई भी लॉ या रूल्स बना रहे हैं सेबी, वो इसका रेगुलेटरी फंक्शन है। अगर सेबी का जो डेवलपमेंट फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेबी क्या करता है, जो भी अथोराइज्ड मेंबर्स होते हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं सभी। अथोराइज्ड मेंबर्स के लिए काफी कोर्सेज वगैरह, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज में और एफिशिएंट हो सके और प्रोफेशनल हो सके, वो सारे किसमें आ जाएंगे, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ दी सेबी में। तो सेबी बेसिकली टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उन्हें ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करके डेवलपमेंट के फंक्शन भी प्रोवाइड करता रहता है, ताकि अथोराइज्ड मेंबर्स भी डेवलप हो सके, उन्हें ट्रेनिंग मिल सके। और प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कोई भी काम जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी कर रहा है, वो इसका आ जाएगा प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग चेक करना, वो किसमें आएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ दी सेबी में। समझ आ गया? क्लियर हो गया सारा कुछ? मतलब ये चीजें मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई हैं कि आपको मेनली पता चल जाए कि है क्या। डिटेल में जो सारा कुछ है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े ही हुए हैं। तो मैंने आपको एक बार ऊपर ऊपर से सारा रिवाइज करवा दिया, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या है चैप्टर में। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो आप लोग डिटेल वाला लेक्चर सुन के आओ, जो कि बीएसटी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में पड़ा है। अगर पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से चैप्टर, देन ये रिवीजन लेक्चर सुन लेना, ठीक है। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग 10.2 के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम कल मॉर्निंग क्लास पे डिस्कस करेंगे 7:40 पर, और आज हमने डिस्कस किए थे 10.1 के क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे और ये भी आपको समझ आया होगा। और इसमें से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, हम लोग वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ गुड डे गाइस।